आप देख रहे हैं शुभ 24। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान वापस लौटा अल-कायदा का खतरनाक आतंकी। फांसी देने वाले स्टेडियमों का इस्तेमाल अब क्रिकेट में करेगा तालिबान। इमरान ने बहाए मगरमच्छ के आंसू। अपराधी कर सकते हैं अंगदान। दूसरी पत्नी को मुआवजा भत्ता देने पर दहेज प्रताड़ना की सजा माफ। एम्स चीफ ने ये स्कूल खोले जाने की वकालत। हिंदी भाषी राज्य कामयाबी के शून्य पर। जन आशीर्वाद यात्रा का जमीन पर कैसा रहा असर। यूएनएससी में 1 माह के लिए अध्यक्ष रहे भारत का कार्यकाल खत्म। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कोविड टीके को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अब तालिबान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। एक एक कर आतंकी संगठनों की अफगानिस्तान में वापसी हो रही है। पहले हक्कानी नेटवर्क और अब अल-कायदा के आतंकी की वापसी हुई है। ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज। तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जे के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट को मंजूरी दी है, जिसके बाद एक बार फिर से ये उम्मीद जगी है कि इस्लामिक सत्ता के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो सकेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हामिद शिनवरी ने कहा कि उन्हें टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि हैरानी भरी बात इसलिए है क्योंकि साल 2001 में सत्ता के बेदखल किए जाने से पहले तालिबान ने कई खेलों के साथ ही मनोरंजन के अधिकतर संसाधनों में प्रतिबंध लगा दिए थे। इस दौरान स्टेडियमों का इस्तेमाल लोगों को सार्वजनिक तौर पर फांसी लटकाने के लिए किया जाता था। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से अधिक समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले और पाकिस्तान के समर्थक सैयद अली शाह गिलानी को बुधवार रात उनके आवास पर निधन हो गया। गिलानी के निधन की खबर सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर कुरैशी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और इस मौके के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत की तरह भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आया और गिलानी की मौत को भी भुनाने की कोशिश करने लगा। इमरान खान ने न सिर्फ गिलानी के निधन पर दुख जताया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का आधा झंडा भी झुकवा दिया और एक दिन के शोक का ऐलान किया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 1994 के मानव अंग एवं उत्तक प्रतिरूपण अधिनियम को सांप्रदायिक सौहार्द एवं धर्मनिरपेक्षता का पथ प्रदर्शक बनने दें, ताकि विभिन्न धर्मों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अलग जातियों, नस्ल, धर्म या पूर्व में अपराधी रहे जरूरतमंद लोगों को अंगदान कर सकें। मानव शरीर में अपराधी गुर्दा या अपराधी हृदय जैसा कोई अंग नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि किसी गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के अंग और ऐसे व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है उसके अंग में कोई अंतर नहीं होता है। हम सभी की रगों में इंसानी खून दौड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के शव को दफना दिया जाता है तो उसका नाश हो जाएगा या अगर उसका दाह संस्कार किया जाता है तो वो राख बन जाएगा। हालांकि अगर उनके अंग दान कर दिए जाएं तो इसके कोई लोगों को जीवन दान और खुशियां मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों को मुआवजा देने के लिए तैयार होने के बाद धारा 498A दहेज प्रताड़ना के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को दी गई सजा को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि किसी भी आपराधिक न्याय शास्त्र का उद्देश्य चरित्र में सुधार करना है। जमानत के बाद व्यक्ति पीड़ित की देखभाल करेगा। यदि वह पत्नी की देखभाल भत्ता और एक मुश्त मुआवजे दे रहा है तो हमें उसे उसकी इजाजत देते हैं। देश में फिर से ऑफलाइन क्लासों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। देश के कई राज्यों में पहले से ही बड़ी क्लासों के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन के इस फैसले पर विशेषज्ञ, स्टूडेंट, टीचरों और अभिभावकों में बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बच्चों के लिए कोरोना टीका नहीं आया है तो शायद स्कूलों को खोलना सही फैसला नहीं है। वहीं एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में सब बच्चों को टीका लगाने में 9 महीने का समय लगेगा और तब तक स्कूलों को बंद नहीं जाना चाहिए। हिंदी भाषी के लिए राज्यों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रित करने की कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। हिंदी भाषी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 5 राज्यों में संक्रमण दर 0% हो चुकी है, जबकि दिल्ली, हरियाणा समेत 5 अन्य हिंदी राज्यों में संक्रमण की दर 0.2% तक बनी हुई है, जो बताता है कि फिलहाल स्थिति बेहतर है। हालांकि देश के दक्षिण व पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि संकट टल गया है।
आने वाले विधानसभा वन चुनावों के लिए भाजपा नेतृत्व अपने नए केंद्रीय मंत्रियों की देश भर में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्राओं में के फीडबैक जुटा रहा है। भाजपा के सत्तारूढ़ राज्य खासकर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लिए इसका खासा महत्व है। जहां 6 माह बाद चुनाव होने में भाजपा ने हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलकर चुनावी तैयारियों को नया रूप दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली लेकर लखनऊ तक कई बैठकों का व्यापक समीक्षा की है। संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 1 माह के लिए अध्यक्ष रहे भारत का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन इस दौरान महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर ठोस नतीजे सामने आए हैं। इनमें अफगानिस्तान में हालात पर एक मजबूत प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें भारत के विचार में एवं चिंता प्रतिबिंब हुए हैं। भारत ने यह मांग की है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या आतंकवादियों को पनाह के रूप में नहीं होना चाहिए। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर इसके द्वारा निर्मित स्वदेशी कोविड-19 टीके का दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की बुधवार को अनुमति दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बायोलॉजिकल लिमिटेड के कॉर्बेवैक्स टीके को क्लिनिकल परीक्षण देश में 10 स्थानों पर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।